नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही खास है। बहुत ही खास इसलिए दो मायनों में। सबसे पहली बात कि मैं इसमें एसएससी के रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ, और दूसरा आज मैं आपको एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नई दुनिया में आपको बताने वाला हूँ, जो कि एसएससी ट्रांसलेटर के फील्ड में एक नया अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ लोग जानते हैं लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो आज आपको मैं बताऊं कि एसएससी, जिस आप परंपरागत ट्रांसलेटर एग्जाम को जानते हैं, एसएससी जीएचटी एसएचटी के नाम से, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के नाम से जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा भी एसएससी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इस एग्ज़ाम को हम क्या कहते हैं? इस एग्ज़ाम को कहा जाता है सिलेक्शन पोस्ट। जी हाँ, तो एसएससी एक एग्ज़ाम लेती है जिसे सिलेक्शन पोस्ट कहा जाता है, और इस सिलेक्शन पोस्ट के तहत एसएससी एक खास एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है जिसे सीनियर ट्रांसलेटर भी कहते हैं। भी इसलिए मैंने कहा क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें एक विशेष पोस्ट होता है जिसे सीनियर ट्रांसलेटर होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें केवल और केवल सीनियर ट्रांसलेटर का ही पोस्ट होता है। जी हाँ, सीधे तौर पर 4600 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 7 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम में। चलिए आज आपको इसके बारे में विशेष सूचना दूं, क्या है ये, कैसे होता है, और इसके बारे में बारीक बातें। तो हर साल ये पोस्ट आता है जिसे सिलेक्शन पोस्ट कहा जाता है। सिलेक्शन पोस्ट क्या है, थोड़ा सा मैं माइन्यूट हल्की सी जानकारी दूं, मैं आगे चलकर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपको बताऊंगा। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है कि जब आपको पता है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे जो अलग अलग गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं में मुख्यतः आपको पता है कि एसएससी 3 तरह के एग्ज़ाम लेती है। जैसे कि एक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है, एसएससी सीएचएसएल लेती है, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल पर एग्ज़ाम लेती है। एक दूसरा एग्ज़ाम होता है सीजीएल, यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में जो वैकेंट रहते हैं, बहुत खाली होते हैं, जो कंप्लीट टेक्निकल काइंड ऑफ पोस्ट होते हैं, मतलब जहाँ पर स्पेसिफिक डिग्री या क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस्ड या नॉलेज वालों को ही वो स्थान मिलता है, वो प्लेसेस मिलते हैं। तो इसके लिए एसएससी हर साल एक बड़े लेवल पर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम होता है सिलेक्शन पोस्ट। और दोस्तों ये मज़ेदार बात बताऊं कि एग्ज़ाम भी 3 लेवल पर होता है। 3 लेवल पर एग्ज़ाम, यूँ कहूँ कि इसे 3 लेवल के पोस्ट होते हैं: मैट्रिकुलेशन बेसिस, हायर सेकेंडरी बेसिस और ग्रेजुएशन बेसिस। मैं इसे थोड़ी देर बाद और डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसमें ट्रांसलेटर की क्या भूमिका है, पहले वो आपको बता दूं, ताकि हमारे काम की चीज़ सबसे पहले निकल कर आए। तो सबसे पहले एसएससी में जो सीनियर, इस सिलेक्शन पोस्ट में एक पोस्ट होता है खास तौर पर सीनियर ट्रांसलेटर का, जो बिल्कुल एज इक्विवेलेंट टू हमारे एसएससी जीएचटी एसएचटी का जो सीनियर ट्रांसलेशन का जो पोस्ट होता है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 4600 ग्रेड पे, लेवल 7, तो सब कुछ बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है। तो एसएससी लगातार इस एग्ज़ाम को निकाल रही है। साल 2018 में भी ये एग्ज़ाम हुआ था, और जिसमें 8 सीनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट निकले थे, 8, जी हाँ, नॉर्दर्न रीजन में। उसी तरह से साल 2019 में जो ये एग्ज़ाम हुआ, इसमें 3 पोस्ट थे, वो भी अलग अलग, यानी कि 3 पोस्ट थे सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में, और दूसरे 3 पोस्ट थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। फिर साल 2020 में भी इसमें एक पोस्ट आया। तो हर साल इसमें एसएससी जो है लगातार जो है पोस्ट निकालती है। साल 2021 का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, तो उम्मीद करिए कि साल 2021 का नोटिफिकेशन जब आएगा तो एसएससी फिर इसमें भी उस पोस्ट को निकालेगी, यानी कि एसएससी सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट। तो मज़ेदार बात इसमें यह है कि इस एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है, उसमें पहले से डिक्लेयर होता है। साल 2018 तक ये सुविधा नहीं थी इसमें, लेकिन साल 2019 और 20 से ये फैसिलिटी इसमें ऐड की गई है कि पहले से लोगों को पता होता है कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और किस सिटी में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो जो लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मुझे इस सिटी में पोस्टिंग लेनी है, और अगर आपकी सिटी के अकॉर्डिंग इसमें अगर पोस्ट निकलता है, तो आप सीधे तौर पर इसमें भर सकते हैं, और आपको वही सिटी मिलेगा जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं जिस सिटी में जाना।
साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट भी पहले से पता होगा या मिनिस्ट्री पहले से पता होगी कि किस सिटी या मिनिस्ट्री में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। दूसरी बात, और क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम होता है एज इट इज जो हमारे एसएससी जीएचटी एसएचटी का होता है। तो मैंने क्वालिफिकेशन पर ऑलरेडी पहले एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और डिटेल तरीके से समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की मांग होती है, तो आप आसानी से देख पाएंगे। दूसरी बात जो सबसे मज़ेदार है इसमें, क्यों मैंने इस पोस्ट को इतना अच्छा यहाँ बताने की कोशिश की है और क्यों इसे मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें सब कुछ सेम होता है, बिल्कुल मैंने जैसा कहा कि आपकी सैलरी सेम होगी, आपकी डिग्री सेम होगी, आपका पोस्ट सेम होगा, आपसे सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांग होगी, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो सेम नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, खास बात क्या है इस एग्ज़ाम में दोस्तों? इसके लिए बस केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, मतलब केवल एक पेपर, नो सेकेंड पेपर। तो सबसे अच्छी बात है, और वो भी एक पेपर कौन सा, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड। जी हाँ, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे कई बार होता है कि मैंने देखा है कि एसएससी के फर्स्ट पेपर में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन सेकंड पेपर में वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग अपने आप को फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छा मानते हैं और जिन्हें लगता है कि उनका ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा है, तो उनके लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मैं इसीलिए सबसे बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि बस आप एक एग्ज़ाम दें और उसी के बेसिस पर तय हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका फर्स्ट पेपर में, तो काफ़ी मज़ेदार है। जो थोड़ा सा अलग भी है, मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि आप भले ही सीनियर ट्रांसलेटर बनने वाले हैं, लेकिन आपसे स्पेसिफिक तरीके से हिंदी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा अजीब भी है। तो एग्ज़ाम कैसे होता है, ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसे 4 भाग में बांटा जाता है, 50 50 50 50। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं 25 25 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 भाग, 4 25 भागों में, मतलब 25 25 मार्क्स के 4 भागों में क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसलिए टोटल मार्क्स जो है 200 का और क्वेश्चंस जो है 100 इसके एग्जाम होते हैं। तो क्या होता है इसका पार्ट, तो 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंसी, यानी कि जिसे हम कॉमन भाषा में आजकल रीजनिंग भी कहते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंसी होती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि हम एसएससी के फर्स्ट पेपर में देते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ये भी 25 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स। सेम थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके हम कह सकते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, कुल मिला के 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और इसी केवल 200 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है, इसी बेसिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, इसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सो ये सबसे मज़ेदार है। तो एक और बात बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एग्ज़ाम जो है अलग अलग पोस्ट के लिए होता है, लेकिन जो CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है, ये इक्विवेलेंट यानी कि कॉमन टू ऑल होगा, बिल्कुल सबके लिए एग्जाम जो है कॉमन होगा, लेकिन सबके लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग डिसाइड होगा। जैसे कि सपोज करिए कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मान लीजिए कुछ ऐसे पोस्ट है, सपोज करिए इसमें लाइब्रेरियन का कोई पोस्ट है या टेक्निकल असिस्टेंट का कोई पोस्ट है। तो कुछ कैंडिडेट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अपेयर हो रहे हैं, कुछ लोग लाइब्रेरियन के लिए अपेयर हो रहे हैं और आप जो है सीनियर ट्रांसलेटर के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो जब अलग अलग लोग अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं लेकिन सेम एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक एग्जाम के कैंडिडेट को अलग कर लिया जाता है कि कितने लोग सीनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई किन्होंने किया है या किन लोगों ने लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई किया है, और उन सब लोगों के मार्क्स को एक साथ एक सीरियल वाइज दे करके उसका एक अलग कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका कट ऑफ डिसाइड होता है, बट सेम एग्जाम होता है जो मैंने कहा, तो उसी बेसिस पर इसका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम जो अलग अलग टेक्निकल जो पोस्ट के लिए होता है, जैसे मैंने कहा आपको मैं आगे डिटेल बताऊंगा,
तो जो आपको मुख्य बात इसमें जानने के लिए है वो 3 बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। 3 कैटेगरी मतलब पहला कैटेगरी मैट्रिकुलेशन, दूसरा हायर सेकेंडरी और तीसरा ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी कि 3 लेवल। मैट्रिकुलेशन लेवल के भी कुछ पोस्ट होंगे, दूसरा हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल के भी कुछ पोस्ट होंगे, और तीसरा ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के भी जो इसमें कुछ पोस्ट होंगे। तो जो सीनियर ट्रांसलेटर है, जैसा कि आपको पता है कि वो ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल में काउंट होता है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी ही मास्टर डिग्री इसमें मांगी जाती है, तो ये उसमें आता है। तो मैं कुछ आपको पोस्ट बताऊं जो इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन एंड अबव में जैसे मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी 4600 ग्रेड पेपर होता है। असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, उसी तरह से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ये 4200 ग्रेड पेपर होता है, यानी कि लेवल पे जो होता है इसका 6। अगर आप लोगों को ये बार बार लेवल समझने में दिक्कत हो रहा है, 4600 ग्रेड पे क्या है, 4200 ग्रेड पे क्या है, अगर इस बात का भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सैलरी एंड प्रमोशन से रिलेटेड, तो मैं उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि जब मैं 4600 ग्रेड पे कहता हूँ तो आपकी मंथली सैलरी में क्या बात कर रहा हूँ, या अगर 4200 ग्रेड पे कह रहा हूँ तो भी आपको समझ में आएगा कि मैं मंथली किस सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो आप उसे भी जरूर देखिए, मैं इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ असिस्टेंट लीगल एक पोस्ट होता है लॉ वालों के लिए, ये भी 4600 ग्रेड पे होता है। उसी तरह से सीनियर रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, ये भी 4600 ग्रेड पेपर होता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि इसमें कई ऐसे पोस्ट होते हैं सिलेक्शन पोस्ट में, जो एग्जामिनेशन है सिलेक्शन पोस्ट का, इसमें बहुत सारे एग्जाम 10+2 लेवल पर होते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू 4200 ग्रेड पे होते हैं। यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको कहा, जैसे मान लीजिए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, तो सीनियर रिसर्च असिस्टेंट एक तरफ 4200 ग्रेड पे का पेपर आपकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएशन एंड अबव कैटेगरी में आप सेलेक्टेड होंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे पोस्ट हैं जो 10+2 लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है वो भी आप 10+ यानी कि 4200 ग्रेड पे पर सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 10+2 लेवल, लेकिन आप सेलेक्टेड हो रहे हैं 4200 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 6 पर। तो कुछ ऐसे पोस्ट भी मैं बताऊं, जैसे कि सीनियर फोटोग्राफर होता है, दूसरा प्रिजर्वेशन असिस्टेंट होते हैं। ये प्रिजर्वेशन असिस्टेंट ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ जो इंडिया होती है, जहाँ पर फोटो वीडियोस को जो को स्टोर करके रखा जाता है पुराने वो उस डिपार्टमेंट में होते हैं। फिर जैसे इसमें कुछ सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट होते हैं, ये 4200 ग्रेड पे है। फिर कुछ ऐसे पोस्ट भी होते हैं जो 10+2 लेवल पर होते हैं, जो थोड़े से कम ग्रेड पे के होते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 2400 ग्रेड पे होता है। उस तरह से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर, जो आपने केवल कुछ लोगों ने जो केवल क्लास 10 एग्जामिनेशन अगर पास किया हो तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट होते हैं, नर्सिंग जो पोस्ट होते हैं वो होता है, बॉयलर अटेंडेंट होते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ पोस्ट हैं जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल पर होते हैं, और ये 1800 ग्रेड पे या 1900 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 1 या लेवल 2 के पोस्ट होते हैं जो मैट्रिकुलेशन लेवल पर हैं। तो यानी कि सेम एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों को बांट दिया जाएगा और उस आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन पोस्ट क्या है, आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में अब भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम क्या होता है, मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल आपको तरीके से बताऊंगा, कब निकलता है फॉर्म और क्या भर सकते हैं आप, इसके लिए क्या बेनिफिशियल होता है और किस किस कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन और एज, उन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़रूर इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो अब जरा मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊं। तो ये इस पोस्ट के बारे में जैसा मैंने बताया, तो आज जो रिजल्ट की बात मैं करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा, साल 2018 में जो एसएससी सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट जो निकला था, यानी कि इस सिलेक्शन पोस्ट के तहत एसएससी सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट जो निकला था, जिसके लिए टोटल 8 वैकेंसी थी। जी हाँ दोस्तों,
टोटल 8 वैकेंसी और केवल सीनियर, नो जूनियर, केवल 8 वैकेंसी केवल सीनियर के लिए थी, उसका रिजल्ट आ गया है। और कब आया है? इसी 24 मई को। जी हाँ, महज आज से 10 दिनों पहले आप मान लीजिए कि महज 10 दिन पहले जो है इसका रिजल्ट आया है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 2018 का एग्ज़ाम और अब जाकर रिजल्ट आया है आफ्टर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ समस्या हुई थी, और क्या समस्या हुई थी इसको मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो समझने में आसानी होगी। 18 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो जो CBE एग्ज़ाम जो मैंने कहा। पोस्ट भले ही 2018 में निकला था, एग्जामिनेशन हुआ था 18 जनवरी 2019 को, जिसका रिजल्ट SSC ने डिक्लेयर कर दिया था थोड़ा सा लेट, यानी कि 2020 अगस्त के आसपास SSC ने जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया, अगस्त 2020 में। तो जब अगस्त 2020 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो फिर सारे कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जितने भी कैंडिडेट थे। करीब शायद 108 के आसपास जो है कैंडिडेट DV के लिए सेलेक्ट हुए थे। 108 कैंडिडेट जो है DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हुए थे, और ये सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए। लेकिन एक खास बात वहाँ पर हुई, खास बात ये हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद केवल 4 लोगों का लिस्ट SSC ने डिक्लेयर किया। जी हाँ, 108 लोगों में केवल 4 लोगों का लिस्ट SSC ने डिक्लेयर किया, और लोगों को ये कहा कि बाकी जो भी लोग थे 104 लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, मतलब उनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं था, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन ना हो पाने की वजह से उतने सारे लोगों को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमारे पास तो क्वालिफिकेशन है और हम ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, IBPS के थ्रू राजभाषा अधिकारी हैं, और भी कुछ लोग अलग अलग मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे जो ऑलरेडी अपने क्वालिफिकेशन के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट हुए थे। तो फिर SSC ने इस पर फिर से रिकंसिडर करना शुरू किया, लेकिन इसी बीच किसी एक कैंडिडेट ने कोर्ट में केस कर दिया था। आफ्टर अगस्त 2020 तुरंत कोर्ट में केस कर दिया, और अच्छी बात यह रही कि इसी 2021 जनवरी फरवरी के आसपास जो है कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और वर्डिक्ट जो है उन कैंडिडेट्स के पक्ष में रहा जिन्होंने कोर्ट में केस किया, और उनके क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट किया गया। और फिर से SSC ने DV के लिए लोगों को इनवाइट किया था, शायद 12 मई 2021, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 12 मार्च दोस्तों, मैं गलती कर रहा, मैंने ये गलत कहा। 12 मार्च को उन्होंने लगभग जो है लोगों को इनवाइट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार 26 लोगों को अलग से इनविटेशन मिला, जो कि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ रहे थे। 26 लोगों को इनवाइट किया गया, और 26 लोगों में केवल 24 लोग ही पहुंच पाए थे, और उसके बाद लिस्ट निकली, और इस 24 लोगों में 8 लोगों का सिलेक्शन लिस्ट, जो लोग क्वालिफाई हुए, ये क्वालिफाई होने के बाद ये लिस्ट डिक्लेयर हुई, और ये लिस्ट डिक्लेयर हुई है इसी 24 मई 2021 को। जी हाँ, जो इसी 24 मई 2021 को उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट निकला नॉर्दर्न रीजन में। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग क्वालिफाई हुए। लेकिन मज़ेदार बात आपको बताऊं कि इसके बाद जो साल 2019 का जो रिजल्ट था वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, इसके पहले, और साल 2020 का भी रिजल्ट जो है आ चुका है। तो मज़ेदार बात यह है कि साल 2018 का रिजल्ट अब आया है, साल 2019 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था। तो उम्मीद करिए कि 2021 के लिए भी ये सिलेक्शन पोस्ट जो है जल्द आने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। तो आज के मेरे वीडियो का जो है विशेष उद्देश्य यही था कि मैं आपको इस खास तौर पर इसके बारे में बताऊं, और इस SSC ट्रांसलेटर पोस्ट के रिजल्ट के बारे में भी बताऊं जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। तो अब जो मुख्य बात यह है कि हमारा SSC GHT SHT का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि SSC अब लगातार रिजल्ट डिक्लेयर करने के प्रोसीजर में आ गई है। तो 24 तारीख को वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 4 जून को यानी कि कल एक और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जो कि CPO है, यानी कि जो दिल्ली पुलिस और जो CISF जो भर्ती जो होता है उसके लिए भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कल, यानी कि 4 जून को। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी महीने के अंत तक, यानी कि एंड जून तक, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं
कि हमारा यानी कि एसएससी जेएचटी एसएचटी का जो एग्ज़ाम 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल आप इसके लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा ये वीडियो। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्यों रिजल्ट में देरी हो रही है। तो देखिए बात ये है कि कोविड के कारण जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बीच में बंद हो गए थे और कुछ डिपार्टमेंट्स में, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में रोस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ। रोस्टर सिस्टम यानी कि कहीं कहीं पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या को घटाकर 50% कर दिया गया, कहीं कहीं पर तो 30% कर दिया गया था। तो एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होने के कारण बहुत सारे काम स्लो हो गए, बिल्कुल प्रोसेस जो है बिल्कुल स्लो हो गया, एकदम बिल्कुल धीमा हो गया। तो इस वजह से रिजल्ट में देर हो रहा है जो आप मान रहे हैं, जो आपको पता है। तो आप उम्मीद करिए कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है और ऑफिसेज में संख्या लोगों की बढ़ रही है, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो है चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। अब जो भी काम रुके हुए थे वो फास्ट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसएससी का ये जो एग्ज़ाम है, ये जो रिज़ल्ट है, क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के प्रोसेस में एसएससी आ गई है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी महीने जून के एंड तक आपका रिज़ल्ट बिल्कुल आ सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए अपने इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ दे दूँगा ताकि आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ पाएँ। और जिन्हें कुछ सवाल पूछने होते हैं, अगर कुछ भी आपको पूछना है विशेष तौर पर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं अपना कॉल नंबर इसलिए नहीं दे पाता हूँ दोस्तों क्योंकि वो बहुत सारे लोग अलग अलग समय पर कॉल करते हैं और मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप मुझे डीएम करें और मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछें और मैं बिल्कुल मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन के बाद अपनी सुरक्षा को और बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और बिल्कुल मस्त रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।